तो लो भैया, एक बार हम फिर से आ गए। पिछली वीडियो में हमने जो जो बातें की हैं, जिन जिन बातों का जिक्र वहाँ पे किया है, उन बातों को आज की वीडियो में पहले रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम आज की वीडियो की तरफ बढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने समझा था कि स्पीसीज क्या है। स्पीसीज एक बहुत ही बेसिक यूनिट है टैक्सोनॉमी हायरार्की की, या कह सकते हैं कि टैक्सोनॉमी की, या कह सकते हैं कि फंडामेंटल यूनिट है टैक्सोनॉमी की। यानी कि मतलब बहुत ही लोवेस्ट आपकी जो कैटेगरी होती है, जो हमारी टैक्सोनॉमी है या टैक्सोनॉमी हायरार्की है, उसकी जो सबसे निचली कैटेगरी होती है वही आपकी स्पीसीज वाली होती है। उसके अलावा बात की जाए कि ये स्पीसीज टर्म को यूज़ किसने किया था, तो सबसे पहले जॉन रे ने किया था। इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम था हिस्टोरिया जनरलिस प्लांटेरम। इसी पुस्तक में उन्होंने 18 से भी अधिक प्रजातियों के बारे में, स्पीसीज के बारे में इस पुस्तक में बताया था, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्प करती है टैक्सोनॉमी में। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छा हुआ। इसके आगे ये हुआ कि अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग तरीक़ों से स्पीसीज को डिफ़ाइन करने का कोशिश किया। ठीक है, जॉन रे ने किया, फिर लीनियस ने किया, फिर एपीडी कैंडोल साहब ने किया। उसके बाद जब न रह गया तो फिर आपके डार्विन भी आके कूद गए और उन्होंने भी बताया। तो इस तरीके से अलग अलग लोगों ने स्पीसीज को डिफ़ाइन किया। ठीक है, लेकिन वो स्पीसीज कॉन्सेप्ट तो दे रहे थे, लेकिन ये जो स्पीसीज कॉन्सेप्ट को दे रहे थे वो सभी के ऊपर लागू नहीं हो पा रहा था। इसी वजह से इनके बीच में बहुत सारी कंट्रोवर्सी चलती रही और बहुत टाइम तक ये समझ ही नहीं आया कि किस स्पीसीज कॉन्सेप्ट को सही माना जाए या किसको गलत, या किसको ऐसा मान लिया जाए जो सभी ऑर्गेनिज्म के ऊपर लागू हो जाए। ऐसा हो नहीं पा रहा था। इन्हीं सभी के वजह से घालमेल मचा हुआ था। लास्ट में बहुत वाइडली फॉर्म में जिसे एक्सेप्ट किया गया, उसे भी बाद में एक्सेप्ट किया गया, जिसका नाम था बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट, यानी कि बीएससी। इसे स्टार्टिंग में उतनी महत्व नहीं मिली थी जब ये कॉन्सेप्ट दिया गया था। बाद में ये कॉन्सेप्ट थोड़ा हाईलाइटेड हुआ 1940 के आसपास, थोड़ा हाईलाइटेड हुआ कि हाँ, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है काफ़ी अच्छे से स्पीसीज को डिफाइन कर पा रहा है। फिर उसी को थोड़ा मॉडर्न बना के उसमें कुछ चीज़ों को ऐड करके फिर इसको भी तैयार कर दिया गया। तो यही आपकी जो स्पीसीज है, यानी कि स्पीसीज कॉन्सेप्ट है, वो बहुत बड़ी मात्रा में मानी जाती है। वैसे ध्यान से देखा जाए ना, तो स्पीसीज को डिफाइन करना कोई मजाक का काम भी नहीं है। आपको एक ऐसी डेफिनेशन देनी है जिस डेफिनेशन में सब के सब लोग आ भी जाएं और कुछ छूटे भी ना। इस वजह से थोड़ा उसको डिफाइन करना कठिन तो था ही। अब थोड़ा सा समझिए कि जो बहुत सारे लोगों ने जो डेफिनेशन दिया या जिस तरीके से स्पीसीज को डिफाइन किया, तो उन लोगों ने किस चीज़ का सहारा लिया, या कह सकते हैं कि किस टर्म पे डिफाइन किया। तो कुछ लोगों ने रिप्रोडक्शन के बेस पे डिफाइन कर दिया, कुछ लोगों ने हैबिटाट के बेस पे डिफाइन किया, कुछ लोगों ने फिनोटाइप वेरिएशन के बेस पे डिफाइन किया, कुछ लोग इकोलॉजी के बेस पे डिफाइन किया, कुछ लोगों ने एंसेस्टर के बेस पे कि आपके पूर्वज भैया ऐसे थे तो इसलिए आप भी उसी कैटेगरी के में नहीं हो गए। इस तरीके से अलग अलग लोगों ने इसे डिफाइन किया। तो उम्मीद करता हूँ आपका थोड़ा ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ मेन बेसिक कॉन्सेप्ट, मतलब स्पीसीज कॉन्सेप्ट के बारे में, जो बहुत मेन है, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और इसमें से शॉर्ट भी पूछे जाते हैं। और आपसे अगर स्पीसीज कॉन्सेप्ट पूछ दे तब तो बात ही अलग है, तब तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया, एक लॉन्ग क्वेश्चन हो गया। लेकिन लॉन्ग न पूछ के शॉर्ट में भी ऐसे पूछा जाता है कि बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट क्या है, या टीएससी क्या है, या एनएससी क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अभी हम उन सबको एक एक करके देखते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट यानी कि बीएससी की। तो आइए देखिए, अपेरेंटली द बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट इज़ द मोस्ट एक्सेप्टेड एंड वाइडली यूज्ड कॉन्सेप्ट दैट एक्सप्लेन्स द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज। यानी कि कहना यह जाता है कि जो बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट है ये बहुत ज़्यादा मोस्ट एक्सेप्टेड, यानी कि बहुत बड़ी मात्रा में इसको एक्सेप्ट किया गया है और वाइडली बहुत बड़ी मात्रा में इसका यूज
स्पीसीज ऑफ कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए किया जाता है। यानी कि मैं अपनी भाषा में बताना चाहूँ तो ये कहना चाहता है कि ये जो बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट है इसे बहुत बड़ी मात्रा में माना जाता है, बहुत बड़े फॉर्म में ये आपके स्पीसीज ऑफ कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने में यूज किया जाता है। यानी कि कोई आपसे पूछे कि भैया स्पीसीज की यानी कि जाति की अवधारणा क्या है, जरा हमको समझाएंगे, तो आप फटाक से उनके मुंह पे बीएससी फेंक के मार सकते हैं। यानी कि बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट फेंक के मार सकते हैं कि आप इसको पढ़ लीजिए। ये बहुत ही आपको अच्छे से बहुत बड़े मात्रा में इसको एक्सेप्ट भी किया गया है और ये बहुत आसानी से आपको समझा भी देगी। तो बस वही है। अब देखिए अर्नस्ट मेयर ने किस तरीके से इसे डिफाइन किया। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे दो तरीके की डेफिनेशन दे रहा हूँ। उन दोनों डेफिनेशन का जो अंतिम मीनिंग है, अंतिम परिणाम है, वो एक ही मतलब निकलेगा, लेकिन उसको लिखने का अपना अपना तरीका है। तो आपको मैं उस दो तरीके से दे रहा हूँ, आपको जो तरीका सिंपल पड़ेगा उसे आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा। बाकी दोनों में से जो भी आपको ठीक लगे उस हिसाब से आप उसे लिख लीजिएगा। अब देखिए पहली देखिए आपके सामने ये कहा जा रहा है, ये इस तरीके से डिफाइन किया कि अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल विच कैन नेचुरली इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस फर्टाइल प्रोजेनी इज कॉल्ड स्पीसीज। यानी कि इंडिविजुअल का यानी कि दो व्यक्ति का, दो ले लीजिए, एक मेल एक फीमेल, तो इसीलिए वहाँ पे ये कहा गया है कि इंडिविजुअल का ऐसा ग्रुप जो नेचुरली इंटरब्रीड कर सकते हो, नेचुरली, आर्टिफिशियल नहीं, नेचुरल तरीके से आपस में रिप्रोडक्शन कर सकते हो, और उस रिप्रोडक्शन से या उस प्यार से जो बच्चा जन्मा हो वो बच्चा फर्टाइल हो, ना कि स्टेराइल हो। अगर फर्टाइल होगा यानी कि उपजाऊ हो, यानी कि वो बच्चा भी कल को आगे बड़ा होके बच्चा पैदा करने की शक्ति रखता है, तो वो आपके एक ही स्पीसीज के कहलाएंगे। वही चीज़ लिखा है, नेचुरली इंटरब्रीड यानी कि नेचुरल तरीके से प्यार कर सकते हो, एंड प्रोड्यूस फर्टाइल प्रोजेनी यानी कि फर्टाइल प्रोजेनी को प्रोड्यूस कर सकता हो, फर्टाइल प्रोजेनी को जन्म दे सकता हो। अब यहाँ पे फर्टाइल प्रोजेनी से ही मीन्स है उपजाऊ बच्चे को, उपजाऊ ऑफस्प्रिंग को जन्म दे सकता है, वो एक ही स्पीसीज के कहलाएंगे, एक ही जाति के कहलाएंगे। यही सिंपल सा कहना है। तो उम्मीद करता हूँ आप चीज़ें समझ गए होंगे। बीएससी को आपके बहुत ही बेस्ट नोन स्पीसीज कॉन्सेप्ट माना जाता है। इसके अलावा इसको किसके टर्म पर डिफाइन किया गया है, तो आप कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन के टर्म पर या कि इंटरब्रीडिंग के टर्म पर इसको डिफाइन किया गया है। इसके अलावा बीएससी का यानी कि बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट का यूज़ मार्फोलॉजिकल रूप से सिमिलर लेकिन रिप्रोडक्टिवली वो आइसोलेटेड स्पीसीज़ का पहचान करने में भी मतलब यूज किया जाता है। समझ रहे हैं? जैसे कुछ ऐसी स्पीसीज़ होती हैं जो मार्फोलॉजिकली इतनी सिमिलर होती हैं कि ऐसा देख के लगता है कि नहीं नहीं ये तो एक ही स्पीसीज़ की होंगी, लेकिन वो रिप्रोडक्टिवली एक दूसरे से आइसोलेट होती है, यानी कि आपस में वो दोनों संबंध नहीं बना सकते, प्यार नहीं कर सकते। तो इस तरीके से बीएससी यहाँ पे इस वाले पैटर्न में भी हेल्प करता है, क्योंकि बीएससी ने ये भी कहा है कि आर्टिफिशियल तौर पे उनके बीच में रिप्रोडक्शन नहीं होना चाहिए। वो नेचुरली की बात किया है, नेचुरल तरीके से उनके बीच में रिप्रोडक्शन भी हो और उस रिप्रोडक्शन से जो प्रोजेनी हो यानी कि जो ऑफस्प्रिंग हो वो आपकी फर्टाइल हो। अब आपको फर्टाइल का मतलब पता चल चुका है, तो हर बार एक्सप्लेन नहीं करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ चीज़ें आप समझ गए होंगे। और अभी भी जो मैंने बात कही कि मार्फोलॉजिकली बहुत सिमिलर होते हैं लेकिन रिप्रोडक्टिवली एक दूसरे से आइसोलेट होते हैं, उसके कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये आपका राना पाइपियंस हो गया और राना यूट्रिकुलेरिया हो गया। ये आपको सामने दोनों दिख रहे हैं, दोनों मेंढक की ही प्रजाति है, एक ही जीनस के हैं लेकिन उनकी स्पीसीज अलग अलग है। ये अलग प्रजाति का है, ये अलग स्पीसीज का है। आप देख सकते हैं कितने मार्फोलॉजिकल है, तो इतनी ज़्यादा सिंपल मतलब सिमिलर लग रहे हैं ये लोग, लेकिन ये लोग रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट होते हैं। यानी कि इसी वजह से इस तरीके के स्पीसीज़ को डिफ़ाइन करने में भी आपका ये जो है बीएससी वो काफ़ी मदद करता है या काफ़ी यूज में लाया जाता है, जहाँ पे वो दिखने में तो एक जैसे होते हैं लेकिन उसके बावजूद भी वो एक ही स्पीसीज़ के नहीं होते हैं।
इसके अलावा डॉर्सोफिलिया स्यूडोबस्क्यूरा एंड डॉर्सोफिलिया पर्सिमिलिस, ये भी क्या है, ये भी दो अलग अलग स्पीसीज़ हैं जो दिखने में तो बहुत ही ज़्यादा सिमिलर होती है मॉर्फोलॉजिकल तौर पे अगर देखा जाए, लेकिन ये भी रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट होती है, यानी कि आपस में प्यार नहीं कर सकती है। तो ठीक है, इस तरीके की स्पीसीज़ को पहचानने में भी आपका बायोलॉजिकल स्पीसीज़ कॉन्सेप्ट काफ़ी हेल्प करता है। तो उम्मीद करता हूँ चीज़ समझ गए होंगे। बाकी बायोलॉजिकल स्पीसीज़ कॉन्सेप्ट के मैंने कुछ एग्जाम्पल बता देने हैं, वो भी देख लीजिए। जैसे हम जानते हैं कि एक लोमड़ी और एक आपका शेर आपस में प्यार नहीं कर सकते क्योंकि ये अलग अलग स्पीसीज़ के हैं, साफ साफ पता चल रहा है। लेकिन अगर दो अलग अलग स्पीसीज़, देखिए पहली बात तो दो अलग अलग स्पीसीज़ के लोग आपस में प्यार नहीं करते हैं, दो अलग अलग जाति के लोग आपस में प्यार नहीं करते हैं। अगर किन्हीं वजहों से कर भी लें और करने के बाद प्रेगनेंसी ठहर भी जाए, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में जो बच्चा होगा वो फर्टाइल ना हो के इनफर्टाइल होगा, यानी कि स्टेराइल होगा, यानी कि बध्य होगा, यानी कि मतलब वो बच्चा जो पैदा होगा वो आगे चल के अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ा नहीं सकता, यानी कि खुद से बच्चा पैदा नहीं कर सकता। मिला जुला के इसकी कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरीके से अगर कोई प्रकृति के विपरीत जाने की कोशिश भी करता है तो फिर वो सफल नहीं हो पाएगा, मिला के ये कहना है। और उसी का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आपका घोड़ा और आपका मतलब हॉर्स और आपका डंकी, ठीक है। इनका दिमाग सनका रहता है, ये आपस में प्यार कर लेते हैं, लेकिन ये दोनों हैं तो अलग अलग स्पीसीज़ के, उसके बावजूद भी ये आपस में प्यार कर लेते हैं। तो जो इनसे जो प्रोजेनी होती है, जो इनसे जो इनका ऑफस्प्रिंग होता है वो स्टेराइल होता है, यानी कि बध्य होता है, और उसका नाम खच्चर कहलाता है, यानी कि म्यूल कहलाता है। अब ये खच्चर आगे अपनी संख्या को नहीं बढ़ा सकता है, सिंपल सी बात है। अब दिक्कत ये आई ना कि ये स्पीसीज़ भी उतना मतलब ना जिस टाइम पे बनी थी उतना फेमस हुई ना, ये स्पीसीज़ आके बाद में परिचित हुई, बाद में लोगों को समझ में आया। जिस तरीके से मेंडल के द्वारा जो उन्होंने बहुत सारे नियम बताए थे, जो मटर के ऊपर उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, जिस टाइम पे किए थे उस टाइम पे तो फेमस हुए नहीं, उनके चले जाने के बाद वो चीज़ें फेमस हुई। वैसे ही सेम कंडीशन इनका भी है कि ये जब कॉन्सेप्ट आया था तब तो उतना फेमस नहीं हुआ, ये 1940 के आसपास आके थोड़ा चर्चा में आया। फिर उस मतलब कह सकते हैं 19वीं सेंचुरी के बाद ही ये थोड़ा चर्चा में आना स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो बात ये है कि इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, ये कुछ जगहों पे फॉलो नहीं भी होता है, जैसे कि आपके असेक्सुअल जो ऑर्गेनिज्म है वहाँ पे ये अप्लाई ही नहीं होता है। अब असेक्सुअल ऑर्गेनिज्म में दो पेरेंट का काम है नहीं पड़ता है, तो का घंटा अप्लाई होगा, कोई काम है नहीं है तो इसलिए नहीं अप्लाई होता है, मान लिए। दूसरी बात, ये फॉसिल्स स्पीसीज़ हैं उनके बारे में अगर पहचान करना हो तो उस सेंस में कहाँ ही कर पाएंगे, फॉसिल्स हैं और उसमें हम रिप्रोडक्शन खोजेंगे, तो ये चीज़ें थोड़ी यहाँ पे थोड़ा खटक रहा है। लेकिन फिर भी ये बहुत बड़े पैमाने पे बहुत बड़ी मात्रा में चीज़ों को डिफ़ाइन करने में एक्सेप्टेबल है, या कह सकते हैं कैपेबल है, ठीक है। फिर बाद में बायोलॉजिकल स्पीसीज़ कॉन्सेप्ट का मॉडर्न वर्जन भी आया, जहाँ पे कुछ पॉइंट को ऐड करके लाया गया, उसके बाद इसे सबके सामने प्रस्तुत किया गया। उसे हम अगली वीडियो में देखेंगे। आज के लिए आपका बीएससी यहाँ तक था। अब हम बात करेंगे एमएससी की, यानी कि मॉर्फोलॉजिकल स्पीसीज़ कॉन्सेप्ट क्या कहता है, तो आइए उसे भी देखते हैं। पिछली वीडियो में हमने इसके बारे में एक बहुत छोटी सी चीज़ बताई थी और उसी से ये पूरी तरीके से ख़त्म हो गया था। मैंने आपको बताया था कि ये जो मॉर्फोलॉजिकल स्पीसीज़ कॉन्सेप्ट है ये टोटली आपके मॉर्फोलॉजी के ऊपर ही डिपेंड करता है, यानी कि आपकी ये बाहरी बनावट, आपके कंकाल तंत्र, इसी के बेस पे ये पूरी तरीके से रिलाई करता है, पूरी तरीके से इसी के ऊपर ये डिपेंड करता है। दो तरीके के आपको डेफिनेशन दे रहा हूँ, जो भी आपको पसंद आए आप उसके हिसाब से उसको ले लीजिएगा। द मॉर्फोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट कैरेक्टराइज स्पीसीज बाय स्पेशली मॉर्फोलॉजिकल फीचर, यानी कि उसके अंदर कुछ खास मॉर्फोलॉजिकल फीचर होंगे जिसके बेसिस पे आप उसको किस स्पीसीज का है, आप ये बता सकते हैं किस फैमिली किस ग्रुप से बिलोंग करता है, ये चीज़ आप बता सकते हैं। दिस कॉन्सेप्ट कैन बी यूजफुल, ठीक है, यह कॉन्सेप्ट यूजफुल है इन सिचुएशन, कौन सी सिचुएशन में, वेयर देयर इज अ वेरिएशन अमॉन्ग मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि उन कंडीशन में जहाँ मतलब मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर में बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिले, ऐसी जगहों पे ये कॉन्सेप्ट बड़ा ही यूजफुल होता है, क्योंकि वहाँ पे आप उनके कंकाल तंत्र, उनके मॉर्फोलॉजी, उनकी बाहरी बनावट को देख के ये बता सकते हैं कि हाँ ये अलग प्रजाति का है और ये अलग प्रजाति का है, या ये दोनों के कंकाल तंत्र या इसके जो फॉसिल्स हैं वो बिल्कुल सेम है, तो ये इस प्रजाति से बिलोंग करता होगा। इस तरीके से चीज़ों को आप
बता सकते हैं। अब इसी चीज़ को दूसरे तरीके से डिफाइन किया गया, उसे देख लीजिए। अ स्पीसीज इज अ ग्रुप और अ नंबर ऑफ रिलेटिव कम्युनिटीज हुज डिस्टिंक्टिव मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर आर सफिशिएंटली डेफिनिट टू एंटाइटल्ड इट और देम टू स्पेसिफिक नेम। ठीक है, देखिए जो आपका स्पीसीज़ का ग्रुप है, स्पीसीज़ इज ए ग्रुप, जो स्पीसीज़ का ग्रुप है या जो बहुत सारी रिलेटिव कम्युनिटी है, अगर उनके जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर हैं वो स्पेशल हैं, यानी कि विशिष्ट हैं, खास हैं, ठीक है, तो वो सफिशिएंटली हैं, यानी कि पर्याप्त हैं उसको नाम देने के लिए, यानी कि उसको नाम देने के लिए वो स्पेशल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर ही पर्याप्त है कि ये आपकी किस श्रेणी से या किस स्पीसीज से या किस फैमिली से या किस जेनरा से बिलोंग करता है। बात समझ में आ रही है? यानी कि मोटा मोटा मिला जुला के यहाँ पे भी कह वो यही रहा है कि अगर उसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर देख के हम समझ जाते हैं कि ये किस स्पीसीज से बिलोंग करता है, ठीक है, तो हम उसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को ही देख के हम ये बता सकते हैं, हम उसको ये नाम दे सकते हैं। नाम देने के लिए पर्याप्त है कि ये किस कम्युनिटी से या किस स्पीसीज से बिलोंग करता है। बात समझ में आ गई? अब वही चीज़ लिखी भी है कि इट इज़ बेस्ड ऑन ओवरऑल सिमिलरिटी एंड कैन बी अप्लाइड टू सेक्सुअल एंड असेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, यानी कि ये पूरी तरीके से सिमिलरिटी के ऊपर बेस करती है और इसके अलावा ये आपके सेक्सुअल और असेक्सुअल दोनों प्रकार के ऑर्गेनिज्म के ऊपर अप्लाई हो जाती है। मेनली इसका यूज आपके फॉसिल्स जो होते हैं उनके जो रिकॉर्ड है उनको ठीक करने में यूज किया जाता है, कि मतलब हमें पता होना चाहिए ना कि ये फॉसिल्स आपकी इस स्पीसीज या इस जीनस या इस जेनरा से बिलोंग करता था, ठीक है, जो भी आप कह लीजिए। तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये फॉसिल्स किससे बिलोंग करता है, क्योंकि उस फॉसिल के ऊपर कोई डीएनए तो होता नहीं है। कई हजार करोड़ों साल पहले की कोई फॉसिल्स है, उसके बारे में हमें क्या पता हो? घंटा पता है, कुछ पता ही नहीं है, कुछ जानते नहीं है उसके बारे में। और डीएनए है नहीं कि हम उसकी जांच करके बता दें कि हाँ ये बहुत ज़्यादा सिमिलर डीएनए इससे मिल रहा है तो भैया ये इस स्पीसीज से बिलोंग करता होगा। तो जो ऐसी कंडीशन आती है तो उसका हम कह सकते हैं कि उसको हम इस तरीके से जाँचते हैं कि हाँ ये जो आपका फॉसिल्स है ये बहुत ज़्यादा सिमिलर है इससे, तो हाँ ये इससे बिलोंग करता होगा। अभी आपके सामने ये जो फिगर दिख रही है, ये फिगर आपके समझिए ट्रिलोबाइट्स का है, ठीक है, जो समुद्र में करीबन करोड़ों वर्ष पहले पाए जाते थे, ठीक है, करोड़ों वर्ष पहले। अब इनके ऊपर फिलहाल में तो कुछ है नहीं, तो हम कैसे बता सकते हैं कि ये ट्रिलोबाइट्स वाली स्पीसीज के अंतर्गत ही आते हैं? लेकिन हमें आज पता है, क्योंकि हमने जब इसके फॉसिल्स को देखा, उससे मैच कराया जो काफ़ी सिमिलर है, तो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि हाँ ये ट्रिलोबाइट्स की स्पीसीज से बिलोंग करते हैं। सिंपल सी बात है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अपने अगले की तरफ चलते हैं, जो हमारा है फाइलोजेनेटिक स्पीसीज कॉन्सेप्ट, यानी कि ये टोटली वंशावली पे डिपेंड करती है, यानी कि आपके एंसेस्टर के ऊपर, पूर्वज के ऊपर डिपेंड करती है। हमने तीन चीज़ें देखी हैं। जो बीएससी थी वो किसके ऊपर डिपेंड करती थी? वो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के ऊपर, या कह सकते हैं कि पूरी तरीके से प्यार के ऊपर डिपेंड करती थी, और उस प्यार से जो भी बच्चा हो रहा है वो भी आपका फर्टाइल हो, इसके ऊपर था, ठीक है। सेकेंड था आपका मार्फोलॉजी के ऊपर, थर्ड है आपके एंसेस्टर के ऊपर। तो ये ऐसे चल के आप याद रख सकते हैं, इससे आपको कठिनाई नहीं होगी। तो आइए आप सब प्यार से मिलके फाइलोजेनेटिक को देख लेते हैं, ये क्या कह रहा है इसको भी समझते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट इंडिविजुअल बिलोंग टू द सेम स्पीसीज। ध्यान समझिएगा, बहुत सिंपल सी बात कह रहा है। इंडिविजुअल्स बिलोंग टू द सेम स्पीसीज इफ एंड ओनली इफ दे हैव डिसेंट फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर। अब पता नहीं क्यों इस कॉन्सेप्ट में खासकर लोगों को डाउट होता है, समझ नहीं आता है। देखिए ध्यान से समझिएगा, आप भी क्या है, आप भी एक तरीके से फाइलोजेनेटिक स्पीसीज कॉन्सेप्ट है, ठीक है। किस तरीके से वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आप और आपके भाई हैं या आप और आपकी बहन है, ठीक है, तो आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज होंगी जो आपके पापा से आपको मिली होंगी। जैसे उनके बाल, या हो सकता है उनका आँख, नाक, कान, मुँह, कुछ ना कुछ होगा। और आप दोनों के बीच में तो ज़्यादा समानता होगी, आपका फेस एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा मैच करता होगा, आँख नाक कान मैच करता होगा। तो इससे पता चलता है कि आप फाइलोजेनेटिक स्पीसीज कॉन्सेप्ट के अंतर्गत आते हैं। अब कैसे आते हैं वो समझिए, या कह सकते हैं आप कि आप एक स्पीसीज के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे क्या कह रहा है इसको समझिए। देखिए जो इंडिविजुअल है वो एक ही स्पीसीज से बिलोंग करेगा, लेकिन केवल यदि इफ़ एंड ओनली इफ़ यदि वो एक ही एंसेस्टर से डेवलप हुए हों, एक ही एंसेस्टर से विकसित हुए हों,
तभी उनके अंदर मैक्सिमम सिमिलरिटी होगी। मैक्सिमम सिमिलरिटी यानी कि बहुत ज़्यादा उनके बीच में आपस में जो चीज़ें हैं वो साझा होंगी, मैच करेंगी, आँख नाक कान मैच करेगा। ठीक है, चलिए समझिए। बाई हैविंग बीन अ डिसेंट फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर ईच इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीसीज हैव अ सर्टेन डिफाइनिंग एंड डिराइव्ड ट्रेड्स। यानी कि यहाँ पे ये कहा गया है कि एक सामान्य पूर्वज से, ठीक है, कॉमन एंसेस्टर से प्रोड्यूस होने के कारण ही एक ही प्रजाति के प्रत्येक व्यक्ति में एक निश्चित परिभाषित और व्युत्पन्न गुण होते हैं। अब आपके मन में डाउट आया कि ये निश्चित परिभाषित क्या है। देखिए वो जो लिखा है ना, सर्टेन डिफाइनिंग, यानी कि दूसरों से अलग, निश्चित और परिभाषित, यानी कि एक तरीके से स्पेसिफिक, विशेष, जो दूसरों से अलग हो। ठीक है, तो दूसरों से अलग होते हैं और विरासत में वो गुण आपको मिला होता है। ठीक है, विरासत, व्युत्पन्न गुण होते हैं, यानी कि विरासत में मिली हुई कोई कॉमन चीज़ होती है, कोई विशेषता होती है। ठीक है, वही जो मैंने आपको बहुत प्यार से समझाया था सिंपली, कि अगर आप जो मान लीजिए आपके पेरेंट हैं, आपके पेरेंट्स से 2 बच्चे हुए हैं, आप दोनों के अंदर बहुत सारी सिमिलरिटीज़ देखने को मिलती है, और आप दोनों की भी जो सिमिलरिटी है वो आपके माता पिता के अंदर देखने को मिलती है। तो इस तरीके से पता चलता है कि ये एक ही स्पीसीज़ के हैं। तो यही आपकी फाइलोजेनेटिक स्पीसीज़ कॉन्सेप्ट है। उम्मीद करता हूँ चीज़ समझ गए होंगे। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उससे पक्का समझ जाएंगे। इसका बहुत सिंपल सा उदाहरण है आपका कुत्ता। कहेंगे कुत्ता कैसे है? देखिए कुत्ता ऐसे है कि जो कुत्ता है वो बहुत अलग अलग ब्रीड में पाया जाता है, बहुत अलग अलग नस्ल का पाया जाता है, बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं, लेकिन उन सब का जो एंसेस्टर है वो तो कॉमन है ना। कॉमन कैसे है? क्योंकि उन सभी के अंदर जो उनके पूर्वज रहे होंगे, उस पूर्वज से इन सभी नस्ल के कुत्ते की क्या मिलती है? बहुत ज़्यादा, मैक्सिमम सिमिलरिटी शेयर होती है, या कह सकते हैं मैक्सिमम जो गुण हैं वो उसके पूर्वज से मैच खाते हैं। ठीक, वैसे ही एक एग्जाम्पल और है, दूसरा एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल, ये जो आपको सामने दिख रहा है ये क्या है? ये आपका कैनिस फेमिलेरिस है। ठीक है, जो क्या है? जो भेड़िए का वंशज है। ठीक है, यानी कि ये जो कैनिस फेमिलेरिस है इसके मैक्सिमम प्रॉपर्टीज ये जो भेड़िया है इससे मैच होती है, इस वजह से ये इनके एंसेस्टर माने जाते हैं। सिंपल सी बात है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आई होगी। तो यहीं पे अब इसको ख़त्म करते हैं। अब इसके बाद हम क्या देखने वाले हैं? इसके बाद हम देखने वाले हैं नॉर्मलिस्टिक स्पीसीज़ कॉन्सेप्ट, जो कि बहुत ही सिंपल सी बात है। तो ये बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, यहीं पे थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ। ये कहते थे कि देखिए, इसको बिलीव करते थे, इस कॉन्सेप्ट को देने वाले, कि इट बिलीव्स दैट नेचर प्रोड्यूस इंडिविजुअल्स एंड नथिंग मोर। यानी कि सिंपल से कहना था कि इनका मानना था, ये देखिए प्रकृति व्यक्तियों का निर्माण करती है और कुछ नहीं। बस अब यहीं पे ख़त्म करिए और हमको सुनेंगे ही नहीं। ये स्पीसीज़ फिर स्पीसीज़ हमको कुछ पता नहीं है, बस हम ही जानते हैं प्रकृति, भगवान जो है, नेचर जो है, इन्होंने ही लोगों को बनाया है, अलग अलग प्रकार की स्पीसीज़ को बनाया है और कुछ नहीं। ये सब मैन मेड नहीं है, हम बता दे रहे हैं सबसे पहले। ये सब नौटंकी बंद कर दीजिए अपना। तो जैसे ही ये बोले तो इसके पीछे पीछे आपके लीनियस का भी हाथ आया कि नहीं नहीं, हम तुम्हारी बात से सहमत है बच्ची, तू बोलते रहो, हम तुम्हारे पीछे हैं। तो इसलिए इसे लीनियस स्पीसीज़ कॉन्सेप्ट के भी नाम से जाना जाता है। तो ये भी आप समझते रहिएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज की चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। कोई कमी रह जाए तो कमेंट करिएगा। बहुत दिक्कत हो जाए तो हमको माननीय शब्दों से सम्मानित करिएगा कि क्या बता रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आया, कोई डाउट हो तो बताइएगा, हम उस हिसाब से कुछ और सोचेंगे। ठीक है।